हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज क्लास है आप लोग के लिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास हो रहे हैं। और आप लोग एक भी क्लास को मिस मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का तो हम उसका आपको नोट प्रोवाइड और पढ़ाएंगे भी, लेकिन उसके अलावे ये सब जो पढ़ा रहे हैं यही सब आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास हो रहा है। क्योंकि पिछली बार उससे एक भी प्रश्न नहीं पूछा था। मुश्किल से न्यूमेरिकल्स में 2 से 3 प्रश्न आए थे। जो ग्रेजुएशन लेवल जो 10 चैप्टर पढ़ना है, जो आप लोग यूट्यूब पर सारे यूट्यूब पर 10 क्लास दृढ़ पिंड गतिकी, ठीक है, ये सब वाला जो चैप्टर है पढ़ रहे हैं, इससे बहुत कम प्रश्न आते हैं, ठीक है? तो इसका भी हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है? जैसे कि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, दृढ़ पिंड गतिकी, रोटेशनल मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, ओसिलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। ये 10 से 11 चैप्टर है जो आपको एकदम सारे यूट्यूब पर यही कि लैब असिस्टेंट के लिए ये पढ़ लो, लैब असिस्टेंट के लिए ये 10 से 11 चैप्टर पढ़ लो, आपका पूरा लड़ जाएगा। तो ये आप भ्रम में न रहें, ठीक है? इसके अलावा ये सब जो क्लास हो रहे हैं ना, इसी सब से प्रश्न आने वाले हैं आपके 90 से 95 प्रश्न ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स भ्रम में जी रहे हैं ना कि नहीं यही 10 से 11 चैप्टर से आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ये भ्रम में ना रहें, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल का है। बोल तो दिया है ये सिलेबस में कि भाई ग्रेजुएशन लेवल से पूछा जाएगा, लेकिन एक भी प्रश्न नहीं पूछता, ठीक है? अब कहीं से भी कभी भी अगर राजस्थान वाला भी पीछे उठाकर भी देखना है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक अगर वहाँ का देखना है तो आप देख सकते हो। क्योंकि यूट्यूब पर अभी केवल वहीं का है ना, लैब स्टैंड का जो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का या फिर बायो का हो, वहीं केवल पढ़ाया गया है, ठीक ना? तो चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 7 है ऊष्मागतिकी और अनुगतिकी का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम इससे 3 से 4 प्रश्न आएंगे। और पिछले बार भी ऊष्मागतिकी और ये अनुगति सिद्धांत से आया था प्रश्न। ऊष्मागतिकी में क्या प्रश्न आया था कि ऊष्मागतिकी का जो है शून्यवा नियम का उल्लेख करे। शून्यवा नियम क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है ये पूछा है, ठीक है ना? तो ये सब जो है, तो अभी क्या आप उम्मीद नहीं करेंगे कि ऊष्मागतिकी का जो है प्रथम नियम पूछ दे, उस पर कोई न्यूमेरिकल्स पूछ दे? न्यूमेरिकल्स तो पूछेगा ही, ठीक है। कार्नोट इंजन पूछ दे, ठीक है, ऊष्मा इंजन पूछ दे, पूछ सकता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास देखिए आपका यहीं से है कि ऊष्मागतिकी और अनुगतिकी का सिद्धांत क्लास 7 है। अगर आप लोग क्लास 6 तक आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अपलोड जो है लिंक कर दिया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है? तो चलिए हम लोग ऊष्मागतिकी से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो होता है इसके 3 नियम होते हैं। इसका नियम क्या है? ऊष्मागतिकी में ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा में संबंध का हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी कि ऊष्मागतिकी में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा में संबंध, ठीक है। नेक्स्ट, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल होते हैं। कार्नोट में कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस होती है। यानी कार्नोट इंजन में कार्यकारी पदार्थ क्या होती है? आदर्श गैस। ये VVI इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी सारे हम लोग चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ग्रेजुएशन लेवल का भी पढ़ेंगे हम लोग सारे चैप्टर को, ठीक ना। लोहे में जंग लगना एक क्या है? अनुक्रमणीय प्रक्रम है ना। बर्फ का गलना तथा मोम का जलना एक समतापीय प्रक्रम का उदाहरण है। ये सब पूछ देते हैं प्रश्न, ठीक ना, कि बर्फ का गलना, मोम का जलना कौन सा प्रक्रम में आता है। पिछली बार क्या पूछा था कि साइकिल का टायर अचानक से फट जाता है, ठीक है, तो ये कौन सा प्रक्रम हुआ, ठीक है ना। तो ये देखिए, वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण रुद्धोष्म प्रक्रम। जब साइकिल का टायर गर्मी के दिनों में फटते हैं तो वो रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा होते हैं। तो ये प्रश्न आया हुआ था। तो भाई समतापी प्रक्रम भी पूछ सकता है इस बार, तो आप लोग एकदम ध्यान में रखेंगे। ऊष्मा इंजन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है, ठीक है।
निकाय का, सिस्टम का, आंतरिक ऊर्जा। जब ग्रेजुएशन लेवल का हम पढ़ाएंगे ना आपको, तो उसमें हम आपको सारे समझाएंगे। ये सब सारे का डिटेल्स बताया गया, जो 11 चैप्टर है पूरा डिटेल्स में बताया गया है, और सारे को आपको न्यूमेरिकल के साथ डिटेल्स में कराएंगे। लेकिन यहाँ आपका फॉर्मूलाज एंड थ्योरीज को सिर्फ कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। निकाय की आंतरिक ऊर्जा, किसी ऊष्मागतिकी निकाय की आंतरिक ऊर्जा निकाय के अणुओं की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, पूर्ण ऊर्जा, कंपन गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। निकाय ऊर्जा किसके किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, सारे के बराबर होता है। विलगित निकाय किसे कहते हैं? वह निकाय जिससे ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, विलगित निकाय कहते हैं। सारे चीज आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जिस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, उसको विलगित। जैसे डेल्टा यू इक्वल टू, आंतरिक ऊर्जा को यू से डिफाइन करते हैं। देखिए ये वाला लॉज जो आया था, ठीक ना, ये नियम आया था पिछले बार, कब? 8 दिसंबर 2022 को ये वाला नियम आया था। तो भाई आपकी जो एग्ज़ाम होगा ये वाला पूछ सकता है, ठीक है, या फिर द्वितीय नियम पूछ सकता है। तो चलिए देखिए, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम को शून्यांकी नियम भी कहा जाता है। कौन सा नियम कहा जाता है? शून्यांकी नियम भी कहा जाता है। नियम है, यदि दो निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिकी निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हो, तो वह निकाय भी परस्पर तापीय साम्य होंगे। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, यही डिफाइन करना था भाई, ठीक है ना। वहाँ आपको परिभाषा दे दी था शॉर्टकट में, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं? यदि दो निकाय, दो सिस्टम, दो बॉडी, ठीक है, यदि किसी तीसरे ऊष्मागतिकी निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हो, ठीक है, तीसरा के साथ अलग अलग, ये अलग तापीय साम्य में हो, तो वह निकाय परस्पर तापीय साम्य होंगे। यानी कि ये जो है सब तापीय साम्य में होंगे, मतलब सब बराबर होंगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की ओर चलते हैं हम लोग। यदि किसी ऊष्मागतिकी निकाय को ऊष्मा दी जाए, ठीक है, तो इस ऊष्मा का कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा यानी कि U में वृद्धि करने में खर्च हो जाएगा, तथा ऊष्मा का शेष भाग ऊष्मागतिकी के निकाय द्वारा कार्य करने में व्यय हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, निकाय को जो ऊष्मा है Q से है, डेल्टा U से आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, और एक्चुअली डेल्टा यू से आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और अंतर दोनों होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। और शेष कार्य जो वर्क होगा, ये W से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। यानी कि इसका जो फॉर्मूलाज हो जाएगा Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, या फिर हम लोग अगर आपको यहाँ कार्य निकालने के लिए बोले तो इधर से उधर करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। यह नियम किस सिद्धांत पर? देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो वह जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रथम नियम का महत्व क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है। दूसरा, ऊष्मागतिकी निकाय में आंतरिक ऊर्जा रहती है। तीसरा क्या है? आंतरिक ऊर्जा केवल ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था पर ही निर्भर करती है, ठीक है ना। यानी कि आंतरिक ऊर्जा ऊष्मागतिकी के निकाय की अवस्था पर ही निर्भर करता है, याद रहे। ऊष्मागतिकी निकाय में ऊर्जा संरक्षित रहती है। क्या रहती है? ऊष्मागतिकी निकाय में ऊर्जा संरक्षित रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। प्रथम नियम की सीमाएं क्या होती है? तो यह जो है, यह नियम नहीं बताता है कि किसी निकाय से ली गई ऊष्मा का कितना भाग कार्य में बदल जाता है। यानी कि प्रथम नियम का ये सीमाएं भी पूछते हैं, ठीक है। सीमाएं भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस निकाय यही बताता है, यह सिस्टम यही बताता है कि ऊष्मा का कितना भाग कार्य में लग रहा है ना, ये नहीं बताता है, ठीक है। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह भी नहीं बताता कि प्रक्रम संभव है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ऊष्मा इंजन। सारे अभी हम ग्रेजुएशन लेवल में ये सब सारे का एकदम आपको PDF प्राप्त हो जाएंगे और क्लास भी कराए जाएंगे, ठीक है ना। ऐसी युक्ति है जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। कौन? ऊष्मा इंजन। इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। सिंक का ताप हमेशा स्रोत के ताप से कम होता है, और सिंक के ताप को हम लोग T2 से डिनोट करते हैं, और जो स्रोत का ताप होता है T1 से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, T या T1, है ना।
जो ताप कम होता है वो सिंक का ताप कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि T1 ही, जिसका ताप कम होगा वह सिंक कहलाएगा। ये माइंड में एकदम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब इसका हम लोग इस पर ऊष्मा इंजन और कार्नोट इंजन पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, तो इस बात को एकदम हमेशा याद रखेंगे कि सिंक का ताप एकदम हमेशा वो क्या होता है, छोटा वाला। जैसे आपको ना ईटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1। देन यहाँ क्या हो जाता ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता ऊष्मा इंजन का, ये हो जाएगा 1 माइनस T2/T1, ठीक ना, ये हो जाएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में T1 इज इक्वल टू 34, 35 और T2 इज इक्वल टू 36, तो आपको सिंक का ताप किसको मानना है ना, इसको मानना है, ठीक है, जो कम है। सिंक का ताप इसको मानना है, ये 37 है, तो सिंक का ताप जो कम होता है उसी को सिंक का ताप हम लोग मानेंगे। यहाँ T1 और T2 को डिनोट कर दिए, तब पर भी आपको इसी फॉर्मूला पर ही सॉल्व करना है। इसलिए हम बोले थे कि जो सिंक का ताप होता है हमेशा कम ताप वाला होता है, हमेशा याद रखेंगे भाई लोग। तो चलिए अभी हम लोग ना ये ऊष्मा इंजन के बारे में पढ़ा और ऊष्मा इंजन की दक्षता के बारे में नहीं पढ़ा, तो चलिए अभी हम लोग ऊष्मा इंजन के दक्षता के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं, ऊष्मा इंजन एक पूर्ण चक्र में किए गए कार्य तथा स्रोत द्वारा ली गई कुल ऊष्मा के अनुपात को ऊष्मा इंजन की दक्षता कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इसे ईटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो इस प्रकार का होता है ना उसको क्या कहा जाता है, ईटा, ठीक है। ये फॉर्मूलाज भी आता है ना, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला आपको एकदम कंठस्थ से याद कर लेने हैं, है ना। कार्नोट इंजन का भी फॉर्मूला है, उसे भी याद कर लेना है ना। कार्नोट इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन सा, ये कार्नोट इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 1824 में सैडी कार्नोट फ्रेंच वैज्ञानिक थे, एक आदर्श ऊष्मा इंजन की परिकल्पना की थी, जिसे क्या कहा गया, कार्नोट इंजन कहा गया, ठीक है। और यहाँ जो है ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम क्या कहलाता है, ऊष्मा को किसी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु तथा नीचे ताप वाले वस्तु से ऊंचे ताप वाली वस्तु को देना असंभव है। ये किसका है, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम कहता है कि नीचे ताप से ऊपर ताप की ओर जाना ना, मतलब कि ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु तथा नीचे ताप वाले वस्तु से ऊंचे ताप वाली वस्तु को देना असंभव है, ठीक है। जो जैसे जो जिसका हाई टेम्परेचर रहता है वही तो लो टेम्परेचर वाले को देता है, ठीक ना। लो टेम्परेचर वाले हाई टेम्परेचर को नहीं प्रदान कर सकता है, और यह जो है असंभव है। यही ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम कहता है। केल्विन प्लांक द्वारा द्वितीय नियम क्या कहलाता है, तो ऐसा किसी भी ऊष्मा इंजन का निर्माण असंभव है जो ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर उस ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर दे। केल्विन का कहना यह है द्वितीय नियम के बारे में कि ऐसा कोई भी ऊष्मा इंजन का निर्माण करना असंभव है जिसका मतलब वो पूरा ऊष्मा का स्रोत से लेकर और वो पूर्ण ऊष्मा का उपयोग कर सके। कुछ ना कुछ उसमें बर्बाद होगा ही, कहना इनका ये है, ठीक है। क्लासेस द्वारा क्या कथन है, यह कथन है कि रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। यह कथन किस पर आधारित है, जो क्लासेस के द्वितीय नियम को, क्लासेस ने द्वितीय नियम को जो परिकल्पना किए हैं, बोले हैं, वो किस पर आधारित है, रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। कथन, बिना किसी बाह्य स्रोत की सहायता के किसी स्वतः चालित मशीन के द्वारा ऊष्मा को ठंडी वस्तु से लेकर तप्त वस्तु तक पहुंचाना असंभव है, ठीक है। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति अगर बाह्य बल अगर उपयोग ना करे ना, तो ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर वो गर्म नहीं हो सकती है, असंभव है वो। तो यानी कि बाह्य बल लगता ही है, तो कहना इनका ये है, बाह्य स्रोत लगता ही है, ठीक है, बाह्य बल नहीं बाह्य स्रोत। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम प्रथम नियम का ही एक पूरक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा कोई भी मशीन का निर्माण नहीं हुआ है जो द्वितीय नियम का वर्णन करती है, ठीक है। द्वितीय नियम चक्रीय प्रक्रम पर भी लागू होता है। किस पर, चक्रीय प्रक्रम पर भी। चक्रीय प्रक्रम क्या है, जब आपको ग्रेजुएशन लेवल का हम ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे ना, तो उसमें पूरा टोटल्स है, आप एकदम टेंशन ना लेंगे, पूरा थ्योरीज एंड फॉर्मूला दोनों है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ अनुगतिकी के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। अनुगतिकी के सिद्धांत क्या है, तो
इस सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। क्या है कि गैसों के अनेक छोटे छोटे कण मिलाकर बनी होती है, जिसे अणु कहते हैं। गैस के अणु का जो है नियत चाल से सरल रेखा में गति करती है। गैस के अणु कैसे अपना जो कांस्टेंट चाल रहता है वह सरल रेखा में गति करती है। टक्करों से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, किससे? टक्करों से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। अणु पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो गैस के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अणुओं की गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अणुओं का द्रव्यमान कम वेग से अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर अभी हम लोग चलते हैं। अनुगति की जो सिद्धांत है उसका सूत्र हम लोग याद कर लेते हैं। तो सूत्र क्या है? Vrms प्रोपोर्शनल टू √T, यानी कि चाल गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट नोट, यानी कि अणुओं की गति जितनी अधिक होगी गैस का ताप उतना ही अधिक होगा। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका गति भी बढ़ेगा, गति बढ़ेगा तो गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर अणुओं की गति बढ़ाना चाहते हैं तो गैस का टेम्परेचर यानी कि आप ताप बढ़ा दीजिए। ठीक है, वर्ग, माध्य, मूल, चाल और तथा अनुभार, यानी कि ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अणु की गतिज ऊर्जा 3.2 kBT। ये एकदम रट लीजिएगा, ये डायरेक्टली पूछ देता है। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछ देता है 3/2 kBT। ठीक है, KB क्या है? यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ T परमताप है। ये आपको वैल्यू देगा, आपको अणु की गतिज ऊर्जा निकालने को बोल सकता है। ठीक है, बॉयल का नियम क्या कहता है? नियत ताप पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। यही बॉयल्स का नियम कहता है। यानी कि बॉयल के नियम में आयतन और दाब ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, BP नियतांक है। गैस के ताप को नियत रखते हुए उसके दाब के को दुगना कर दे तो गैस का आयतन आधा हो जाता है। ये चीज़ देखिए, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर गैस के दाब को अगर दुगना करते हैं तो आयतन क्या हो जाएगा? आधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आयतन को दुगना कर दे तो दाब आधा हो जाता है। अगर दाब को दुगना कर दे तो आयतन आधा हो जाता है, और आयतन को दुगना कर दे तो दाब आधा हो जाता है। और ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये बॉयल के नियम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ये आपको फॉर्मूलाज पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ठीक है, अणुगति सिद्धांत पर बॉयल का नियम क्या कहता है? तो देखिए, P इज इक्वल टू 1/3 mnV²। mn क्या है? यहाँ गैस का द्रव्यमान है। ताप कांस्टेंट रहेगा तो V² भी कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर ताप कांस्टेंट अगर नियत रहेगा तो V² भी कांस्टेंट ही रह जाएगा, सेम ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। इतने सारे पॉइंट तो पढ़ चुके हैं। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि आयतन यहाँ ताप में संबंध कौन बताता है? चार्ल्स का नियम। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि दाब को नियत रखते हुए ताप को दुगना करे तो आयतन भी दुगना हो जाएगा। दाब को कांस्टेंट रखना है भाई। किसको? प्रेशर को आपको कांस्टेंट रखना है। और टेम्परेचर अगर दुगना करते हैं तो आयतन दुगना होगा, और आयतन को दुगना करेंगे तो टेम्परेचर भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, V1/T1, ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं चार्ल्स के नियम में। चार्ल्स के नियम के द्वारा आपको फॉर्मूलाज का जो है कुछ सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होंगे, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो V1/T1, V2/T2 आदर्श गैस दाब की सभी अवस्थाओं में चार्ल्स के नियम का पालन करती है। अनुगति सिद्धांत पर चार्ल्स का नियम क्या कहता है? V इज इक्वल टू NkT/T। यानी कि ये कैसे हुआ? तो P इज इक्वल टू 1/2 m/V, ठीक है, इज इक्वल टू V², है ना। यानी कि काटे तो देखिए क्या बना यहाँ, V इज इक्वल टू NkT/P। ठीक है, एवोगाड्रोस का नियम, इसे n द्वारा सूचित करते हैं। समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, उसे एवोगाड्रोस का नियम कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित करते हैं। एवोगाड्रोस की संख्या इज इक्वल टू, ये पूछ देता है प्रश्न। ठीक है, एवोगाड्रोस का मान क्या होगा निम्न में से, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो 6.022 मल्टीपल 10⁻23 अणु। ठीक है, 1 मोल कार्बन 12 इज इक्वल टू क्या होता है? 6.022 मल्टीपल 10⁻23 परमाणुओं की संख्या उपस्थित रहती हैं। ठीक है,
तो दोस्तों आपका जो यहाँ है आपका अणुगतिकी सिद्धांत और ऊष्मागतिकी दोनों का जो है फॉर्मूलाज एंड थ्योरीज कंप्लीट हुआ है ना। और भी जो डिटेल्स जानकारी मिलेगा आपको ग्रेजुएशन का जो क्लास कराएंगे तो उसमें आपको जानकारी मिलेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए एकदम वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और पीडीएफ खरीदना हो तो आपको जहाँ जो 4 से 5 हज़ार में जो आपको क्लास मिलता है यहाँ सिर्फ 399 में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप ठीक है, अगर आप YouTube से नोट बनाते हैं तो आपको फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप PDF खरीदना चाहते हैं तो ओनली फॉर 399 आपको 11-12 से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स मिलेंगे, MCQ सबसे लास्ट में देंगे, ठीक है ना। और ग्रेजुएशन लेवल का आपको टोटल नोट्स मिलेगा, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने नागपुरी का क्लास नहीं देखा है, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं नागपुरी जो है नागपुरी लैंग्वेज पेपर है आपका झारखंड के लिए, तो आप जो है एडी झारखंड क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराया गया है ऑन यूट्यूब, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब तैयारी कराया गया है। आप CGL JPSC सारे क्लास के लिए कराया गया है। नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी लोक संगीत, टोटल बुक का MCQ शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया है। आप वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद, जय हिंद।